call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित हैं, जो हमारे आज की फैकल्टी हैं, क्लास की फैकल्टी हैं। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित है, बेंगलुरु से ज्वाइन किया उन्होंने, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र राज जी उपस्थित है, फाउंडेशन के बड़े करीबी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के बहुत करीबी हैं, स्वागत है। हमारे बीच में हेमलता दहारे जी उपस्थित हैं, वो अब कल फैकल्टी रही है और सेमेस्टर 7 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से ये संस्था, जो एक्यूप्रेशर संस्था है एस्पेस, उसको ये ऊंचाई मिली हुई है और जो विधा, जो एक्यूप्रेशर विधा है, उसको ये दर्जा मिला हुआ है, ख्याति प्राप्त दर्जा मिला हुआ है। वहां का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है
कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित हैं, फैकल्टी हैं आज की, उनका स्वागत है। और हम लोग चर्चा करेंगे इसमें ट्रीटाइज 6 जो सेमेस्टर 4 का एक बुक है, ट्रीटाइज 6, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओवर टू वंदना दुबे जी, मैं शेयर कर दे रहा हूं। मैं सभी को प्रणाम। मैं अपने गुरुजनों को पहले प्रणाम करती हूँ, खेमका सर, अग्रवाल सर और अन्य सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। वह इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी बात सब तक पहुंचा पाऊं। आज हम 4th सेमेस्टर में 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के बारे में बात करने जा रहे हैं। EOV शॉर्ट में कहते हैं। हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है EAV। वो EAV और EOV टोटली अलग होते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं और वो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बाय डॉक्टर वॉल है। इसमें ये जो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, जैसा इसके नाम से ही विदित है हमको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता है इसमें। ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, ये बहुत मतलब पावरफुल पॉइंट्स होते हैं। और जैसा इसमें नाम है कि 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स, यानी ये 8 पॉइंट हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए टोटल 8 पॉइंट्स पर डिपेंड करना होता है। तो ये बहुत इजी और बहुत पावरफुल पॉइंट्स होते हैं। इसमें ये मतलब बताया है, खेमका सर ने ये चीज बताई है कि ये जो 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं, ये एक तरह के रिजर्वायर्स हैं। जैसे आप नदी बहती है तो उसमें जब बाढ़ आती है तो वो सारे एक जगह बांध में इकट्ठा कर दिया जाता है पानी, तो ओवरफ्लो नहीं होता है। इस तरह से इसका जो है पूरा एक्स्ट्रा जो भी इसमें होता है एनर्जी का, वो इकट्ठा हो जाता है इन रिजर्वायर्स में। इनका काम है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल का कि एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये। और जब जरूरत होए, जब ब्रेन से मैसेज इनको पहुंचता है, तब ये उसको रिलीज करते हैं। ब्रेन से मैसेज पहुंचता है तब जब हम वो पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं, तो ब्रेन उनको मैसेज भेजता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा डिप्राइव हो गई है, तो इस एनर्जी को रिलीज किया जाए। ये रिजर्वायर्स होते हैं, तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि EOV के कुछ फीचर्स होते हैं। तो EOV जो है, ये रिजर्वायर्स जो है, ये रूट का उपचार करते हैं। इससे रूट का यानी कोई भी बीमारी, आपको जो सिम्टम्स दिखते हैं वो सिम्टम्स कुछ और होते हैं, और इसके बिहाफ में जो बीमारी कहीं से निकली होती है वो कुछ और होती है। तो इसके रूट का ट्रीटमेंट करने वाला ये EOV का वो होता है। जैसे कोई बार बार बीमारी हो रही है, हमने ट्रीटमेंट किया है और बीमारी फिर से आ जा रही है। बीमारी यानी क्या होता है? डिजीज इज डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का डिसबैलेंस हुआ, हमने उतने पर्टिकुलर टाइम में उसको ठीक कर दिया, वो ठीक हो गई, फिर थोड़े दिन बाद फिर पेशेंट उसी बीमारी से फिर परेशान हो रहा है। तो हम रूट कहीं देखना भूल जाते हैं, और रूट चेक करने के बाद में इसमें जो जी क्लेफ्ट पॉइंट से भी ट्रीटमेंट होता है, इसके साथ में जो अप्लाई किए जाते हैं, तो उसमें जो रिकरेंस है बीमारी का, वो नहीं होता है। इसलिए ये बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी विधा मतलब मेथड है। इसमें ये TCM का एक पार्ट है। TCM में 12 मेरिडियन हमने पढ़ी थी मेन, और 2 कंसेप्शुअल और गवर्निंग वेसल। इसी प्रकार से 14 के इसमें 8 वेसल्स हैं। वेसल मतलब बड़ा कोई वे, मेरिडियन छोटी होती है, वेसल यानी बड़ा रिजर्वायर होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो EOV होता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेसल्स हैं, उसके अंदर एक एक मास्टर पॉइंट होता है, जिसको ओपनिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये सारे फंक्शनिंग को, पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है ये मास्टर पॉइंट। ये मास्टर पॉइंट इतना पावरफुल होता है कि एक पॉइंट से पता नहीं कितनी डिजीज ठीक होती है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे कंसेप्शन वेसल और ये सारी 8 वेसल्स को जब डिटेल में पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे कि मास्टर पॉइंट अकेला ही कितना पावरफुल होता है। फिर इसके साथ में जब कपल पॉइंट जुड़ जाता है, ज़ीक्लेफ पॉइंट जुड़ जाता है, तो इसकी पावर और बढ़ जाती है। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये इसका जो मास्टर पॉइंट होता है,
वो ओपनिंग पॉइंट होता है। अब हम बात करेंगे 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के बारे में, इनके नाम क्या हैं। तो इसमें 4 जो होती हैं वो यिन होती हैं, यिन मतलब डीप होती हैं, और यांग वेसल्स जो होती हैं वो थोड़ी सुपरफिशियल होती हैं। जैसा हमको मालूम है कि यिन और यांग के बारे में हम मतलब लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 4 यिन वेसल्स होती हैं, 4 यांग वेसल्स होती हैं। इसमें से 4 वेसल्स मतलब 2 यिन और 2 यांग वेसल्स जो हैं वो आपके पैर में होती हैं, 2 हाथ में होती हैं। इस तरह से इसको बैलेंसिंग के वे में इसकी पूरी एप्लीकेशन है। जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें समझ में आती जाएंगी। फिलहाल हम इसको पढ़ रहे हैं, बाद में हम और इस पर डिस्कस करेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। जैसे अब हम बात करते हैं इन वेसल्स की, तो इसमें होता है कंसेप्शन वेसल पहला होता है, और उसको रेनमो चाइनीज में बोलते हैं, और डायरेक्टिंग वेसल भी बोलते हैं। ये यिन नियंत्रक मेरिडियन है। इसको थोड़ा सा हमको शब्दों पे ध्यान देना है, शब्दों पे ध्यान देंगे तो काफी चीजें अपने आप क्लियर होती हैं। अब हम बात करेंगे इसी के अगेंस्ट में यांग वेसल की, जो गवर्निंग वेसल है। कंसेप्शन वेसल हमने टीसीएम में भी पढ़ी है। टीसीएम में भी हमने कंसेप्शन वेसल सीवी मेरिडियन को पढ़ा है, जिसमें मतलब उसके पूरा रूट और वो सारी चीजें पढ़ी हैं। तो लगभग उसी तरीके का इसका एक्शन है इसमें, लेकिन मास्टर पॉइंट जो होता है वो LU7 होता है। यहाँ पर थोड़े से प्रश्न आपके मन में उठेंगे कि कंसेप्शन वेसल और ये वेसल्स पूरी अलग हैं, और इनके जो मास्टर पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वो मास्टर पॉइंट से ये पूरी कंट्रोल होती है, ये पूरी वेसल। ये एक बड़ा इसका मिरेकुलस इफेक्ट है। तो कंसेप्शन वेसल का मास्टर पॉइंट है LU7। अब उसके बाद में हम आए दूसरी यिन वेसल पे आए, तो चोंगमो जिसको बोलते हैं चाइनीज में, या वाइटल वेसल बोलते हैं, या पेनिट्रेटिंग वेसल बोलते हैं। ये यिन अवरोध निवारक मेरिडियन इसका हिंदी में नाम है। अब आप समझ सकते हैं कि अवरोध निवारक है ना, पेनिट्रेटिंग वेसल है, इसका मतलब है कि इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उसको ये रिमूव करने का काम करती है चोंगमो वेसल। सिर्फ अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका डिटेल और हम बाद में फिर पढ़ेंगे। अब तीसरा है यिन हील वेसल। यिन हील वेसल यानी यिन क्योमो, यिन आरोही मेरिडियन। देखिए आरोही मेरिडियन शब्द आया, मतलब हमको इसका आरोही देखते हैं हम, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली इसकी डायरेक्शन है। तो इसका सॉरी मैं बताना भूल गई, चोंगमो का मास्टर पॉइंट है SP4। अब यिन हील वेसल जो अभी हमने यिन क्योमो पढ़ी थी, उसका मास्टर पॉइंट है K6। नीचे से ऊपर की ओर जाती है ये। यिन लिंकिंग वेसल या यिन वेइमो या यिन रेगुलेटिंग वेसल, ये है यिन नियामक मेरिडियन, जिसका मास्टर पॉइंट है P6। अब हम आए यांग साइड में, तो यांग गवर्निंग वेसल है। ये हम जीवी उसमें पढ़ चुके हैं, जिसको ड्यूमो भी बोला जाता है। यांग नियंत्रक मेरिडियन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कंट्रोलिंग ये होती हैं सीवी और जीवी, ये कंट्रोलिंग होती हैं। TCM में भी हमने ये चीज पढ़ी है। ये यांग नियंत्रक मेरिडियन है। इसका मास्टर पॉइंट है SI3। दाइमो इसकी सेकंड यांग मेरिडियन है, जिसका नाम गर्डल वेसल भी है और बेल्ट मेरिडियन है। इकलौती ये ऐसी मेरिडियन है 8 में जो कि हॉरिजॉन्टल रहती है। बाकी सारी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ऐसे डायरेक्शन में वर्टिकली काम करती हैं। सिर्फ एक ये है दाइमो, जो कि एक हॉरिजॉन्टल इसका पाथ होता है। इसका GB41 वो है बेल्ट मेरिडियन, जैसा इसका नाम इंडिकेट करता है। इसकी पोजीशन भी आपको लगभग वहीं पे मिलेगी जो बेल्ट मेरिडियन है, मतलब जहां आपका बेल्ट आता है उसी डायरेक्शन में इसकी पाथवे रहता है। अब है यांग हील वेसल। जैसा हमने यिन हील वेसल पढ़ा था, वैसे यांग हील वेसल है यांग क्योमो, यांग आरोही मेरिडियन। इसका UB62 है। अब आप देखिए कि K6 पैर में TCM के हिसाब से इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लासिकल पे ट्रीट होते हैं। सबसे पहली चीज मैं बता दूं मेनली, और क्लासिकल में हमने देखा है कि K6 जो है वो पैर में कहाँ पर आता है, मीडियल मेलुलेस के पास में आता है, और UB62 जस्ट उसके अपोजिट आता है। इस तरीके से इसमें मतलब वो करा हुआ है
कि ये यांग हील मेरिडियन जो है ये नीचे से ऊपर दूसरे साइड में जाती है। फिर यांग लिंकिंग वेसल या यांग वेइमो, या इसको बोलते हैं यांग रेगुलेटिंग वेसल। जैसा हमने यिन रेगुलेटिंग वेसल पढ़ा था वैसे ही P6 था उसका, और इसका है TW5 यांग रेगुलेटिंग वेसल, यांग नियामक मेरिडियन। इसका मास्टर पॉइंट है TW5। अब यहाँ पर आप एक चीज ये देखिए कि ये बहुत इफेक्टिव रिजर्वायर्स जो हैं ये सब डायरेक्टली क्लासिकल पॉइंट पे ट्रीट होते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, बार बार मैं इस चीज को याद दिलाऊंगी, क्योंकि ईओवी में भी होते हैं बियोल पे ट्रीटमेंट लेकिन कम होता है। ज्यादातर ये यूज होता है ओरिजिनल पे, बॉडी में क्लासिकल पॉइंट्स यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के बारे में। अब फंक्शंस के बारे में हम कहते हैं कि 4 यिन वेसल जो होती हैं वो डीपर होती है। मैंने अभी बताया जैसे कि यिन जो होती है वो डीपर होती है और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती हैं, और यांग वेसल जो होती हैं वो नॉन ऑर्गन के लिए होती हैं और सुपरफिशियल होती हैं और ये एक्यूट प्रॉब्लम्स को करती हैं, जबकि क्रॉनिक के लिए हमको डीप में हमारी यिन वेसल्स वो है। फिर जैसा उसमें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी काफी चीजें इसकी रिजेंबल कर रही हैं जो हमने TCM में पढ़ा था कि यिन वेसल स्ट्रक्चर सुधारती है, यांग वेसल फंक्शन सुधारती है, यिन से क्रॉनिक सुधरते हैं, यांग से एक्यूट सुधरते हैं। यहाँ पे है डॉक्टर मनाका जो जिन्होंने इस पे काम किया है, उन्होंने इस पे शायद लगभग 60 साल तक उन्होंने सिर्फ इन्हीं बिंदुओं से पूरा ट्रीटमेंट किया था। तो उनकी काफी मास्टरी, और उनकी भी हम ये चीज मतलब वे ऑफ ट्रीटमेंट में उनका भी फॉलो करते हैं, सर पार्क जेवू का भी फॉलो करते हैं। इसमें अलग अलग मेथड्स हैं जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है, मैं आगे इस पे चर्चा करूंगी। तो डॉक्टर मनाका ने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल से हम स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस और डिफॉर्मिटीज एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेप्स ऑफ बॉडी ये ठीक होता है। यानी आप ये देखिए कि कितनी विचित्र बात है कि आपके बॉडी की डिफॉर्मिटीज इससे सही होती हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि अनयूजुअल शेप, कुबर निकला होता है जिसका पीठ, कुबर निकलना मीन्स पीठ का ऐसा वो होना, वो भी जो है इससे ईओवी के ट्रीटमेंट से ठीक हुआ है लोगों का। तो बहुत ही मतलब मास्टरपीस इसका इफेक्ट होता है। ये मैंने खुद भी यूज किया है, मैं बाद में लास्ट में इस चीज की चर्चा करूंगी। जितने भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होते हैं वो हमने पढ़ा कि हम वो यिन वेसल से ट्रीट करते हैं। अब दूसरा फंक्शन हमने एक पढ़ लिया स्ट्रक्चरल फंक्शन का है, दूसरा फंक्शन दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का है। ये प्री हेवन और पोस्ट हेवन की के बीच में एक लिंक का काम करती है। प्री हेवन की और पोस्ट हेवन की से हम परिचित हैं पूर्व में। प्री हेवन की वो होती है जो किडनी में एसेंस के रूप में बनी रहती है, बॉडी को मिलती है प्री नेटल स्टेज में जो पेरेंट्स से मिलती है, और पोस्ट हेवन की जो होती है वो स्टमक और स्प्लीन जो है खाने के बाद में न्यूट्रिटिव की निर्माण करते हैं और उससे फिर ये आगे जाके फिर बॉडी को सप्लाई होती है, ये पोस्ट हेवन की होती है। तो इन दोनों के बीच में ये लिंक का काम करती है। अब हम आगे इन्होंने जो खेमका सर ने दिया है कि कमर दर्द 4 प्रकार के होते हैं, साइटिका 4 प्रकार के होते हैं, घुटने का दर्द 4 प्रकार का होता है, स्लिप डिस्क 4 प्रकार की होती है। ये इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स से ट्रीटमेंट के लिए पहले उन्होंने इसको वो बताया है कि ये आपका मतलब ये आपका क्या कहा जाए कि मतलब काम करने के लिए आपका ये इस तरीके से आपको डिवाइड करना होता है और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, किसी का एक पैर लंबा होता है, किसी का ये इम्बैलेंस होता है, एक कंधा झुक जाता है या कोई ऊपर नीचे का वो होता है, तभी वो ईओवी से काम होता है। बाकी और कोई चीज से हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ईओवी उसका करेक्शन कर देता है। अब मस्कुलो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी होती है, तीसरी चीज हम बता रहे हैं ईओवी से। तो उसमें भी उन्होंने बताया कि किस टाइप से वो करेक्शन होता है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि गांठें होती हैं, वो भी 8 प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा
कि 8 प्रकार की गांठें होती हैं, हर्निया 7 प्रकार का होता है, फोड़े 7 प्रकार के होते हैं, बवासीर 5 प्रकार की होती है, इनकॉन्टिनेंस 5 प्रकार का होता है, स्टेग्नेशन 5 प्रकार का होता है। ये सारी चीजें जो हैं ये कंट्रोल होती हैं, ईओवी से ट्रीट होती हैं। तो हमने पहले भी एक बार बात करी है शुरुआत में कि ईओवी जो है वो जड़ का उपचार करते हैं। जैसे ड्यूमो जो है वो रिजिडिटी ऑफ स्पाइन के लिए हो गया, तो दाइमो जो हो गया वो इम्बैलेंस रिब्स और लेग्स में हो गया। क्योमो जो है वो यिन और यांग, वो इसके टेंशन और मीडियल और लेटरल लेग में जो लूजनेस होती है या टेंशन्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। इस प्रकार ये अलग अलग चीज का मतलब ये 8 का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। कई बार इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, कई बार ये अकेले भी काम करती हैं, कई बार इनके मास्टर पॉइंट भी अकेले काम करते हैं और उससे भी बीमारी से हम क्योर कर लेते हैं बीमारी को। अब इन्होंने बोला है सर ने कि यदि आप रोग का उपचार करेंगे तो रोग बार बार लौट के आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप जड़ का उपचार नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम जब ईओवी से उसका उपचार करेंगे तो जड़ का उपचार होगा तो रोग जो है जड़ मूल से चला जाएगा। फिर इन्होंने ये बोला है कि पहले जैसे रूट एंड फ्रूट हमने टीसीएम में भी पढ़ा है कि रूट एंड फ्रूट का ट्रीटमेंट है कि कहाँ पर मतलब अगर दांत में कहीं पे दर्द हो रहा है तो वो उसका कारण कहाँ पर होगा, कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी, तो हम उसका वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं, दांत का तकलीफ अपने आप ठीक हो जाती है। जो रेफर्ड पेन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि गॉल ब्लैडर का रेफर्ड पेन राइट शोल्डर में आता है, तो हमने गॉल ब्लैडर ट्रीट किया तो ये कंधे का दर्द अपने आप ठीक हो गया। तो हमारे को यहाँ पर भी है जो हम मतलब जड़ जान के उसकी कि प्रॉब्लम है कहाँ से, अराइज कहाँ से हुई है वो देखेंगे, तब हम जो है उसको सिम्टम का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हम सिम्टोमेटिक बेस पे करेंगे तो करते रहेंगे हम, उसमें वो आराम नहीं लगेगा, और अगर आराम लगा तो रिकरेंस होगा बीमारी का बार बार। और अगर हम उसकी जड़ जानने की कोशिश करेंगे और जड़ का ट्रीटमेंट करेंगे तो जो कंसर्निंग जो फ्रूट है, जो उसकी बीमारी का जहां पर वो दिख रहा है वो उसका ठीक हो जाएगा और फिर वो वापस पलट के नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम इसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये नेक्स्ट फंक्शन जो है ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स जो होती हैं ये बॉडी को पैथोजेनिक फैक्टर्स, एक्सटीरियर पैथोजेनिक फैक्टर्स से बचाती हैं, डिफेंसिव की के ऊपर काम करके। तो ये वाली बात हमने इसलिए करी कि इसमें कंसेप्शन वेसल, चोंगमो वेसल और गवर्निंग वेसल, ये तीनों वेसल्स का काम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इस मामले में कि बाहर से कोई बीमारी जो पैथोजेनिक फैक्टर्स आते हैं, फंगस हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, इनका जो अटैक होता है बाहर से, तो वो जो है वो पैथोजेनिक फैक्टर से लड़ाई करने के लिए आपके पास में जो ईओवी में सेना है उसमें मेनली चोंगमो, गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल है। मतलब LU7 है आपका और चोंगमो का SP4 है और गवर्निंग वेसल का SI3 है। तो ये मैं सिर्फ मास्टर पॉइंट की बात कर रही हूँ, नॉट कि सिर्फ मास्टर पॉइंट से ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मैं एक भाषा इसलिए ये बोल रही हूँ कि क्या होता है कि कई बार आप जब इससे आगे लेवल पे जाएंगे तो आपको ये बोला जाएगा कि जैसे अपने ये इसकी गायनिक प्रॉब्लम के लिए जब बात होती है तो उसमें होता है कि कंसेप्शन वेसल का प्रॉब्लम है ये, तो कंसेप्शन वेसल को ट्रीट करेंगे या उसको एनर्जाइज करेंगे तो उसमें फर्क आएगा। तो आपको उस समय ये चीज क्लिक तुरंत होनी चाहिए कि कंसेप्शन वेसल मतलब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी हम आगे उस पर भी आ रहे हैं, तो हमको उसकी लोकेशन भी याद आनी चाहिए, उसका मास्टर पॉइंट भी याद आना चाहिए और आगे हम पढ़ेंगे उसका कपल पॉइंट भी याद आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलके जब आगे भाषा इसमें यूज होती है तब हमको वो उसका फायदा मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कंसेप्शन वेसल और पैथोजेनिक फैक्टर से लड़ने के लिए और गवर्निंग वेसल और चोंगमो ये तीनों काम करती हैं। इधर कंसेप्शन वेसल और चोंगमो ये 7 ईयर और 8 ईयर साइकिल ऑफ वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली इसको रेगुलेट करती है। ये 7 और 8 ईयर साइकिल आप लोगों को पता है क्या क्या है? मैं बता देती हूँ। जैसे लड़कियों का साइकिल होता है
जो मेजर चेंजेस बॉडी में होते हैं और दिमाग में होते हैं, मानसिक ग्रोथ और शारीरिक ग्रोथ, इसके कुछ पड़ाव होते हैं। तो लड़कियों में ये पड़ाव 7-7 साल की उम्र के बाद होते हैं और लड़कों में ये पड़ाव 8-8 साल की उम्र के बाद होते हैं। जैसे आप बात करेंगे 7, 14, 21, यानी जो 7 का पहाड़ा है वो आप लिखिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो आप ये देखिए कि इस वर्ष तक मेजर चेंजेस बॉडी में और मतलब फिजिक में और मेंटल स्टेटस में, सब में ये सारे चेंजेस आते जाते हैं। पर ये लड़कियों में 7 साल का होता है और मेल में ये 8 साल का होता है। तो इसको जो है, मान लीजिए कि किसी में अगर प्रॉपरली नहीं है, मान लीजिए 20-21 की जगह उसका प्रॉपर डेवलपमेंट जो लड़की का होना चाहिए था, तीसरा फेज जो उसका तीसरा स्टॉपेज जो है, समझ लीजिए पॉज जिसको बोलते हैं, तो वो वहां पर अगर उसका वो चीज डेवलप नहीं हो पाई है तो आपको ईओवी से ट्रीटमेंट करने पे वो रेगुलराइज हो जाएगा और उसका हर 7-7 साल में जो हमको अलग डिमार्केशन दिखेगा वो चीज पकड़ में आएगी। उसी प्रकार लड़कों में 8-8 साल का होता है। ऐसे आप देखिएगा कि लड़के 80 साल तक और लड़कियां 70 साल तक पूरी फुल अपनी उसमें पहुंच जाती हैं। अब हम बात करेंगे, ये हमने देखा कि कंसेप्शन वेसल और चोंगमो का काम था। अब हम बात करेंगे कि 4 यिन वेसल होती हैं और 4 यांग वेसल होती हैं, ये हमने पढ़ ली। यिन वेसल यिन डिजीज को ट्रीट करती हैं, यांग वेसल यांग डिजीज को ट्रीट करती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को करती हैं, ये हमने देखा। कुल मिला के ये मेटाबॉलिक फंक्शन और इंफॉर्मेशनल फंक्शन, यहां पर आप थोड़ा सा इसको देखिएगा कि मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होते हैं। ये इंटरचेंज ऑफ एनर्जीज से परफॉर्म किए जाते हैं। इनफॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, ये इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की। देखिए 2 चीजें हुई हैं, इम्बैलेंस है तो उसमें इम्बैलेंस में हमको 2 काम होते हैं। एक तो ये होता है कि इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि कहीं एनर्जी ज्यादा हो रही है, कहीं एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, मतलब कहीं कम हो रही है। तो इंटरचेंज ऑफ एनर्जी कर लिया। जैसे लियो कनेक्टिंग पॉइंट से आप देखते हैं यहाँ, जैसे हमने टीसीएम में पढ़ा है कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट से यिन मेरिडियन से यांग मेरिडियन में जाती है वो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ईओवी में यिन से यिन में जाती है और यांग से यांग में जाती है। इसका जो कपल पॉइंट होता है उसके थ्रू वो वहां की वहां जाती है, मतलब यिन से यिन और यांग से यांग जाएगी। अब हम, शायद मैं कुछ गलत बोल गई हूँ, एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रही हूँ मैं, इसका भी करेक्शन करूंगी। एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रही हूँ मैं। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं वो इंटरचेंज ऑफ एनर्जी से होते हैं और इनफॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो गया। मतलब एक तरह से ये समझिए जैसे अपन ने बोला कि बीच का स्टेग्नेशन क्लियर हो गया तो वो पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की प्रॉपर हो गया। पर यदि किसी में एक में डेफिशिएंसी है और एक में वो है तो हमने दोनों के पॉइंट रख के उसको बैलेंस कर दिया, तो दोनों की एनर्जी जो है आपस में एडजस्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग का और मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया ये हमारा। अब हम बात करेंगे, इसमें ये बताया है सर ने कि ऊपर हेवन है, बीच में हम हैं, ह्यूमन बीइंग है और नीचे अर्थ है। तीनों का अपना ऊर्जा का फील्ड है। अब इनका यानी हमें ये मालूम है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो इनकी जो पोजीशंस चेंज होती हैं उसका असर हमारे शरीर पे और हमारे मन पे भी पड़ता है। ये तो शुरुआत में भी पढ़ा है, आयुर्वेद में भी पढ़ा है कि ये लगातार जो है, जो भी चेंज हो रहा है वो हमारे बॉडी को करता है इफेक्ट। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि खास तौर पे पूर्णिमा के टाइम पे ज्वार भाटा आता है, तो उस समय कहते हैं कि जो मानसिक रोगी हैं उनके मन स्थिति ज्यादा खराब होती है, उनमें उथल पुथल हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी चीजें जो होती हैं वो टाइम उसका जो होता है वो इन चीजों से सीधे सीधे अफेक्ट होता है। जैसे इसका हमने वो भी पढ़ा है, आपने देखा होगा कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो दिन और रात हो रहे हैं अगर,
तो या आपके ये 28 दिन का पूरा साइकिल हो रहा है, दिन और रात हो रहे हैं, तो हमने ये इसका वो पढ़ा है, क्या बोला जाए, नहीं, क्लॉक, बॉडी क्लॉक पढ़ी है, ऑर्गन क्लॉक पढ़ी है। ऑर्गन क्लॉक में हर एक का समय अलग अलग होता है, उस समय उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एनर्जी मिलती है। तो ये डायरेक्टली मतलब उसमें अफेक्ट होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इनके हिंदी नामों पे भी मैं चर्चा कर रही हूँ। मैंने ये चीज बोली है कि मैं यहाँ बार बार आपको ये चीज पे प्रेशर दे रही हूँ कि आप इस चीज को पढ़ें और इसका मतलब समझें, तो इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इन्होंने बोला है कि यिन नियंत्रक मेरिडियन को कंसेप्शन वेसल कहते हैं, यिन अवरोध निवारक मेरिडियन को चोंगमो वेसल कहते हैं। मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए ये करती है, पेनिट्रेटिंग वेसल है चोंगमो। फिर आरोही मैंने बताया था कि आरोही जो होती है वो ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर काम वर्क करती है, तो उसका जो पाथवे है वो नीचे से ऊपर की तरफ रहता है। और इन रेगुलेटिंग वेसल जो है वो आपकी सबसे नीचे लिंकिंग वेसल है। गवर्निंग वेसल जो है वो यांग साइड की है, दाइमो नंबर 2 पे उसकी है, जिसका मैंने बताया था कि दाइमो आपकी हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ एक यही हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, वेसल है, बाकी सारी वर्टिकल है। और यांग आरोही, ये यिन हील वेसल और यांग हील वेसल पैरेलल ऊपर चलती हैं, दोनों मीडियल और लेटरल साइड ऑफ लेग रहती हैं। फिर यांग रेगुलेटिंग वेसल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है TW5। ये आपको आगे जब इसका डिटेल पढ़ाया जाएगा तो आपको पता लगेगा कि मिरेकुलस पॉइंट्स हैं इसके। अब हमने बताया इसका टोपोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल। देखिए आपको ना थोड़ा सा ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि लगातार मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, और सिर्फ पढ़ाने ही पढ़ाने का है। ये जो चैप्टर है ये ऐसी प्रकार का है कि इसमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना और सब कुछ नया नया है, तो बहुत बोरियत वाला काम है। लेकिन उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, इससे जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो बहुत इफेक्टिव और बहुत कम पॉइंट में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है इससे, इसलिए इसको थोड़ा सा बोर होने के बाद भी सुनना जरूरी है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि डॉक्टर मनाका, जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने पेशेंट की डिजीज से ज्यादा बॉडी के इम्बैलेंस पे काम किया था। उन्होंने सिर्फ यही 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल पे लगभग 60 साल तक काम किया है और उन्होंने इससे काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अब उनका जो है मतलब ट्रीट करने का जो तरीका है, मैं उस पे आ रही हूँ। उन्होंने एक डायमंड मेथड दी थी। डायमंड मेथड में मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि डायमंड जो होता है, ये डायमंड शेप का, मैंने ये जो आपकी बुक में ये जो सामने दिख रहा है, ये डायमंड शेप का एक वो बना हुआ है। इसमें पूरी बॉडी को आपके 8 हिस्सों में बांटा गया है। तो आपकी बॉडी का फ्रंट और बैक होता है, राइट और लेफ्ट होता है, और अपर और लोअर होता है। जब इसको हम पूरी तरह से डिवाइड करते हैं तो आप ये देखिए कि ये राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर, ये फ्रंट साइड हुआ। अब बैक साइड में आप जाएंगे तो बैक साइड में भी आपको इसी प्रकार मिलेगा, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर। इस तरह से आप देखिए ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है सामने और 4 हिस्सों में बटा हुआ है पीछे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि जब आप अभी चरक में भी जब हम मतलब क्लासेस होंगी तो चरक 2 में भी इन्होंने बॉडी का डिवीजन बताया हुआ है, अलग अलग तरीके से डिवीजन करना है। तो ये लोकेशन के हिसाब से, ये जो इसमें जिस लोकेशन में प्रॉब्लम पेशेंट की पता लगती है, उस लोकेशन पे जो पॉइंट आ रहा है उससे ट्रीट करने से उसको फायदा मिल जाता है। ये थोड़ा सा विचित्र है, इसको देखिएगा आप। ये देखिए जैसा मैंने ये बनाया है, आप ये देखिएगा, ये देखिए ये फ्रंट है, ये डायमंड है जो आपका सामने बना हुआ है वही, पर इसको अगर आप इस तरीके से बना के अपने पास रख लेते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। इसमें आप देखिए कि ये समझ लीजिए कि ये उसका फेस है और वो सामने है पेशेंट। अब इस पेशेंट के सामने आपको शायद उल्टा दिख रहा है, ये TW5 है, ये TW5 है राइट में, आप इस बुक में देख सकते हैं TW5 राइट में है और लेफ्ट में LU7 है। पर ये कहां से है? ये डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा है फ्रंट का।
यानी फ्रंट का डायफ्राम से ऊपर वाला हिस्से को जब हमने पूरे 2 भागों में बांटा है, तो राइट साइड में TW5 दिया हुआ है, तो इसमें जब ट्रीटमेंट होगा राइट साइड में डायफ्राम के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आएगी वो TW5 से ट्रीट करके रिलीव कर दी जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको अभी उदाहरण बताऊंगी इसके, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, फिर मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। LU7 जो है वो फ्रंट अपर लेफ्ट का है। K6 जो है वो फ्रंट लोअर राइट का है। P6 जो है वो फ्रंट लोअर और लेफ्ट का है। उसी प्रकार जब हम बैक साइड में जाएंगे तो बैक साइड में भी आप देखिए, फोटो सामने सर ने लगा रखा है, उसको देखिएगा। तो बैक साइड में क्या है, राइट साइड में अपर साइड में बैक साइड में SI3 है, मतलब गवर्निंग वेसल का है। लेफ्ट में है SP4 यानी चोंगमो का है। UB62 बैक में नीचे है राइट साइड में, और GB41 लेफ्ट साइड में है बैक में। तो आप ये अगर बना के रख लेते हैं इस तरह का डायमंड, ये दोनों साइड से है, तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होएगा। इसमें आप बैक और फ्रंट लिख लेंगे, अपर और लोअर लिख लेंगे, तो जब कोई पेशेंट आता है तो आप इसकी लोकेशन के हिसाब से उसको आप तुरंत ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सिंगल पॉइंट से ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये ऐसा डॉक्टर मनाका का कहना है, और उनके ही द्वारा दिया हुआ ये वो है डायमंड मेथड है। तो ये डायमंड मेथड को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग और काफी बोरिंग ये हो रहा है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप ये थोड़ा सा ये जो चार्ट सामने है उसको देखते जाइए। जैसे लेफ्ट शोल्डर में आपके पेन है, लेफ्ट शोल्डर में पेन है, तो सर हम अनम्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ करिए। ये लोग बोल किसको पाएंगे करना है? या मैं ही बोलती रहूं? नहीं मतलब नहीं, ये बोल लोग बोलना पाएंगे। चाहें अगर, तो क्योंकि है ना थोड़ा सा, हाँ। ये तो अपने आप करेंगे। तो लेफ्ट LU7 शोल्डर में यदि पेन है, LU7, कर पर लेंगे। इसमें यहाँ हमने थोड़ी सी जल्दीबाजी क्या कर दी है, हमने जल्दबाजी ये कर दी है कि हमने ये नहीं पूछा है कि लेफ्ट शोल्डर फ्रंट है कि बैक है ना। लेफ्ट शोल्डर तो है, पर अगर ये थोड़ा बैक साइड में है तो फिर उसका ट्रीटमेंट SP4 से होगा। मैं सिर्फ इसीलिए आप लोग को बोलने कह रही थी, क्योंकि मैंने भी ये गलती करी थी जब सर ने हमको पढ़ाया था ना, तो मैंने भी ये गलती करी थी बोलने में। तो इस समय ये चीज ध्यान रखिए कि आपको फ्रंट और बैक भी देखना है अपर साइड में, है ना। तो फ्रंट में हुआ तो LU7 का है लेफ्ट शोल्डर में, और बैक में SP4 से है। जब आप शोल्डर प्लेट के पास इस साइड में अगर है दर्द पीछे, तो वहां पर SP4 से ट्रीटमेंट होगा, और सामने हुआ तो LU7 से होगा। अब वहीं पर हम देखने जाएं, मान लीजिए लेफ्ट लंग का ट्रीटमेंट लेना है हमको, लेफ्ट लंग में कोई प्रॉब्लम है, तो हम किस तरफ करेंगे? डायफ्राम के ऊपर है लंग, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऊपर का हिस्सा होगा, है ना। परंतु यहां मैं बोल रही हूं कि जैसे लंग का ट्रीटमेंट है तो वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से होगा, इसलिए हमको लंग के लिए LU7 और उसके साथ साथ आपको SP4 दोनों पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, दोनों चीजों पे होगा, LU7 पे भी होगा, क्योंकि लंग का जो है वो सामने और पीछे दोनों तरफ से कवर हो रहा है। हमने देखा है कि जब डॉक्टर्स लोग आपका वो चेक करते हैं, क्या बोलते हैं, लंग्स में, जब कभी किसी को इन्फेक्शन तो नहीं है ना, सर्दी खांसी में आप जाते हैं तो डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो सामने की तरफ से भी उसका साउंड सुनते हैं और पीछे की तरफ से भी सुनते हैं, तो उसको दोनों तरफ से कवर करना पड़ता है, इसलिए हम उसमें LU7 और SP4 दोनों लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। यहां तक क्लियर हो रहा है क्या थोड़ा बहुत आप लोगों को? अब बोलिए जैसे बोलिए हमने आप कहा लोग। कि रिब, हाँ बताइए। जी मैडम बोलिए। ये लोग हाँ कह रहे हैं, समझ लीजिए। चलिए ठीक है, आए तो थोड़ी सी बोरियत इसमें है, लेकिन क्या है, बहुत बोलिए बारीकी है ना, नहीं, तो बहुत बोल जल्दी रहे थे, फायदा होता है इसके पॉइंट से, इसलिए। बोल तो रहे थे लेकिन चुप हो गए, फिर एक साथ बोलेंगे सब। ठीक है, चलिए जी चलिए मैं अब आगे हमें रही हूँ। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं,
इवन मेथड यूज करते हैं इसमें। यदि हमको टोन सीडेट हम आगे पढ़ेंगे इसमें मैं को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक दिन में कैसे कंप्लीट करूंगी। इसमें ऐसा है कि मास्टर पॉइंट यूजुअली टोन होता है और जो कपल पॉइंट होता है वो सीडेट होता है। राइट और लेफ्ट का भी फंडा है इसमें। लेकिन यदि हमको कहीं पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो यहाँ हम इवन मेथड यूज करते हैं। इसमें सिर्फ मटर लगा सकते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें काफी इसके कुछ नियम है। मैं आगे आ रही हूँ उस पर, अभी आप देखेंगे बाद में। यस मैम। जैसे आप ये जैसे हमको ये बताया गया था कि जैसे आपकी नी में प्रॉब्लम, तो उनका ये कहना है कि ऑल ऑफ ए सडन अगर नी में कोई आपको प्रॉब्लम मीडियल साइड में आने लगी, आप सो के उठे और आपके नी में अंदर मीडियल साइड में कोई बहुत तेजी से दर्द होने लगा, तो उसको आप ऑस्टियोआर्थराइटिस या इससे रिलेटेड है तब तो ठीक है। अदरवाइज ये हार्ट की कोई प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, और इसलिए अगर अंदर की तरफ प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसमें P6 को ट्रीट करेंगे, और बाहर की तरफ हो रही है तो GB41 से ट्रीट करेंगे। ये आपके ये जो है आपका, ये इसको जरूर बनाइए, ये बहुत अच्छी चीज है ये डायमंड। इसमें चूंकि उन्होंने कलर भी जो है ऑर्गन जो भी पॉइंट है ना उसी की एनर्जी का कलर दिया हुआ है। और बाद में जैसे ऐसा ही है तो ऐसा चूंकि मतलब उसका है, इसलिए फायर एलिमेंट का है तो उसमें रेड कलर है। जीबी को उन्होंने ग्रीन कलर दिया। इस तरीके से ये बनाया हुआ है, तो इसमें आपको बहुत मतलब वो पड़ेगा, ट्रीट करना बहुत आसान पड़ेगा। जैसे अब इन्होंने कहा कि ये एक बात आई है, जैसे आप हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हार्ट के ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हार्ट थोड़ा सा सेंटर में है और एक साइड झुका हुआ है। आपकी बॉडी में BHB के हिसाब से मैं बात कर रही हूं, तो वहां उस स्थिति में आपको उसके दोनों पॉइंट लेते हैं। जबकि अपन को ऐसा लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में है, पर उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा राइट में भी रहता है, बीचों साइड में है, इसलिए हम उसके लिए TW भी लेंगे और LU7 भी लेंगे। वो फ्रंट साइड है इसलिए फ्रंट साइड का लेंगे। तो हमको सिर्फ लोकेशन को बहुत ध्यान से देखना है, और ये आपका डायमंड मेथड से जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इजी रहता है। सिंगल या 2 पॉइंट ट्रीटमेंट है। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखा ओरिजिन मेथड। बाप रे, टाइम तो बहुत कम बचा है, कैसे कंप्लीट करूंगी इसको। चलिए, ट्राई ओरिजिन मेथड में अब हम ले रहे हैं। तो ये इन्होंने सर पार्क जेवू के हिसाब से बनाई हुई है। इसमें जो टेबल दी हुई है उसके हिसाब से ही हमको लेना है। इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। इसको आपको बुक तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो आपको बुक थोड़ी देखनी पड़ेगी। चरक में ऐसा है कि आयुर्वेद में हम जो फर्स्ट में पढ़ते हैं वही सेकंड थर्ड में काफी में रिपीट होता जाता है, तो वो याद हो जाता है। ये थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें सर पार्क जेवू ने बोला, जिन्होंने सुजोग का वो दिया था, उन्होंने इसका भी ट्राई ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि सर्वाइकल और अपर थोरेसिक एरिया में है तो SP4 से ट्रीटमेंट होगा, लेफ्ट हैंड में है तो SI3 से होगा, राइट हैंड में है तो LU7 से होगा, लेफ्ट लेग में है तो UB62, राइट लेग में है तो P6। देखिए यहाँ पर राइट लेग है लेकिन P6 है, ये ध्यान दीजिए आप, क्योंकि इसमें भी अपन ने देखा है कि लोअर पोर्शन में P6 लिया हुआ है, जबकि अपन को लगता है कि P6 तो ऊपर का है। एनी प्रॉब्लम इन लोअर स्पाइन, हमने डिस्टल पॉइंट पढ़े हैं, तो डिस्टल पॉइंट के कारण ये चीजें काफी कंफ्यूज होते हैं हम उसमें, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये काफी पुराने समय से इस पे काम हो रहा है, तो इसको एज इट इज ही एक्सेप्ट करना है हमको। लोअर स्पाइन में है तो GB41, और फेस और चेस्ट में है तो TW5, एंड डायफ्राम से एनस तक की कोई प्रॉब्लम है तो K6। ये तो हमारा इनका हो गया ट्राई ओरिजिन के हिसाब से। तो ये भी लोकेशन, बॉडी की जो प्रॉब्लम है उसकी लोकेशन के हिसाब से ये 2 तरीके हो गए। जैसे हमने पढ़ा है TCM में भी हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होता है। ट्रीटमेंट का तरीका ऐसा होता है कि कभी वो डिस्टल पॉइंट से भी ट्रीट होता है, कभी वो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट से भी ट्रीट होता है, कभी उसको हम फ्रंट शू और बैक शू से भी ट्रीट करते हैं। तो ये सब वे ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। इसमें भी वे ऑफ ट्रीटमेंट एक डायमंड मेथड थी और डॉक्टर मनाका की, और एक ये है इनकी
अपने क्या बोलते हैं पार्क जेवू सर की, वो है ट्राई ओरिजिन कॉन्सेप्ट की। मैं इसको और डिटेल में नहीं बता रही, उस पर जा रही हूँ क्योंकि मैं सम अप नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो ये इसको मेरे को अभी 15 मिनट में सम अप करना है। तो अब ये इसके कुछ फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका ईओवी का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर 2 पॉइंट मेन होते हैं, एक मास्टर पॉइंट होता है, एक कपल पॉइंट होता है। मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट, ये जैसे हमने देखा था उसके अंदर टीसीएम में कि एनर्जी जाती थी यिन से यांग में, और यांग से फिर यांग में, और यांग से फिर यिन में, ऑर्गन साइकिल ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से होता था। इसके अंदर बात अलग है। इसके अंदर जो कपल पॉइंट है वो, और ये दोनों यिन का यिन है और यांग का यांग है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे देखिए कंसेप्शन वेसल में मास्टर पॉइंट है LU7 और उसका कपल पॉइंट है K6। यही उल्टा भी होगा, अगर आपने K6 को मास्टर पॉइंट बना दिया और LU7 को आपने कपल पॉइंट बना दिया तो ये यिन हिल वेसल हो गई। तो इसमें छोटा छोटा बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रॉब्लम जिस चीज से रिलेटेड है उसको ट्रीट करते समय उसका ही पॉइंट हमको मास्टर पॉइंट लेना है, और उसका जो साथ वाला पॉइंट है वो कपल पॉइंट के तरीके से काम करेगा। अब चोंगमो में है SP4 P6, और इसी की यिन हील में यही चीज उल्टी हो जाती है। तो जब हमारे को यिन हील से संबंधित हमको वो करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए हमको फिर K6 को मास्टर पॉइंट के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा और LU7 को कपल पॉइंट पे। ऐसे यिन रेगुलेटिंग वेसल में है P6 को मास्टर पॉइंट बना दिया और SP4 को कपल पॉइंट बना दिया, जो चोंगमो से उल्टा है। इस तरह से गवर्निंग वेसल में ये अपने ड्यूमो में SI3 और UB62 का है, और जब इसी को उल्टा कर देंगे तो यांग हील वेसल में UB62 मेन पॉइंट हो जाएगा और कपल पॉइंट हो जाएगा SI3। तो जिस जगह पे हमको जिस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना है उस वाली मेरिडियन का हम मास्टर पॉइंट लेंगे और दूसरा उसके साथ में कपल पॉइंट लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मास्टर और कपल पॉइंट जो है वो मैंने अभी जैसे पहले कहा था कि इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं। वहां पर इंटरचेंज और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इनके बीच में थी, अपने यिन और यांग के बीच में थी। यहाँ पर ये कपल और मास्टर पॉइंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। फिर अब आप देखिए कि यिन की यिन है, यांग की यांग है, यहाँ पर हमने वो देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज और आप देखिए कि ये जो मास्टर और कपल पॉइंट लिए हुए हैं ये इस ढंग से लिए हुए हैं कि एक पॉइंट जो है बॉडी में ऊपर के हिस्से में आता है और एक पॉइंट नीचे के हिस्से में आता है। यहाँ आप फिर से उदाहरण देखिए, K6 मैंने बताया था ये क्लासिकल पे ट्रीट होते हैं। तो LU7 आपके हाथ में आता है और K6 आपके पैर में आता है, SP4 आपके पैर में आता है, P6 आपके हाथ में आता है। फिर आप SI3 देखिए हाथ में आ रहा है और UB62 आपके पैर में आ रहा है, GB41 आपके पैर में आ रहा है और TW5 आपके हाथ में आ रहा है। तो ये जो बैलेंस बनाया हुआ है ये इस ढंग से बनाया हुआ है मास्टर कपल पॉइंट का कि एक जो है वो अपर पोर्शन ऑफ बॉडी में है और एक लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी में है, जिससे वो पूरी तरह से एनर्जी को बैलेंस करता है। ये इसकी विशेषता है। ये मेरे बताने के बाद में आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इसको फिर से आज ही पढ़िएगा या कल पढ़िएगा, तो जो 72 आवर्स वाला जो आपका फंडा है ना, उससे ये चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी, शायद ऐसा मैं सोचती हूँ। फिर इसके बाद में इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। जैसे हमने देखा कि किडनी का है, मान लीजिए TCM में हमने बात करी K1 और K27, K27 लास्ट पॉइंट है, K1 उसका फर्स्ट पॉइंट है। उसी प्रकार ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स जो हैं इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। और इस पाथवे में जो भी प्रॉब्लम आती है, इसके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट उस मेरिडियन से, उस वेसल से होता है। और उस वेसल को जब हम चुनेंगे तो उसका मास्टर पॉइंट को हम प्रेफरेंस, मास्टर पॉइंट के उसका पॉइंट को मास्टर पॉइंट लेंगे और उसके साथ में कपल पॉइंट को उसका हेल्पिंग पॉइंट लेंगे। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल के साथ में जी क्लेफ्ट पॉइंट इनके पास एक्स्ट्रा होते हैं। जी क्लेफ्ट पॉइंट क्या होते हैं? वो कुछ गैप्स होते हैं जिसके अंदर, ये हमने TCM में भी पढ़ा है, जी क्लेफ्ट पॉइंट का फंडा ट्रेटाइज 1 में पढ़ाया गया है।
तो जी क्लेफ्ट पॉइंट में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो ओवरफ्लो हो रहा है या नीचे जो आपके एक्स्ट्रा डिस्टर्ब हो रहे हैं पॉइंट मान लीजिए, तो वो वहां पे कहीं जाके वो इकट्ठी हो जा रही है एनर्जी। तो ये जी क्लेफ्ट पॉइंट्स है ना, ये बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये जी क्लेफ्ट पॉइंट इन वेसल्स के साथ में यूज करने पे वो जो बहुत पुरानी बीमारी है जिसका रिकरेंस बार बार, मैंने आपसे अभी पहले कहा था कि रूट का ट्रीटमेंट करते हैं और रिकरेंस बार बार ना हो, इसके लिए जी क्लेफ्ट पॉइंट का सिलेक्शन साथ में किया जाता है। तो हमने अभी तक लिया था मास्टर पॉइंट, उसके साथ लिया था कपल पॉइंट, और उसके साथ में हम लेते हैं जी क्लेफ्ट पॉइंट इफ नीडेड। तो जी क्लेफ्ट पॉइंट का भी जब साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो जो बीमारी का वापस रिकरेंस होना है या वापस आना है पलट के, वो नहीं आता है। अब नेक्स्ट हम उस पे चलेंगे, कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल, ये एक दूसरे से लियो कनेक्टिंग पॉइंट से जुड़ी हुई है। यहाँ आप देखिए जो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है वो यिन और यांग के बीच का है, ठीक है। ये वाला एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये वही है जो हमने उसमें पढ़ा हुआ है, ट्रेटाइज 1 में पढ़ा हुआ है। CV15 कंसेप्शन वेसल का, गवर्निंग वेसल का GB1। मान लीजिए कि कंसेप्शन वेसल में कम है एनर्जी, तो उसके पॉइंट को हम CV15 को कर देंगे, तो गवर्निंग वेसल का एक्स्ट्रा जो होएगा वो इसमें आ जाएगा और इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। वाइस वर्सा भी होता है, अगर गवर्निंग वेसल में कम है और कंसेप्शन में ज्यादा है तो GB1 को ट्रीट करेंगे तो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वहां चली जाएगी, और इंटरचेंज है, अपन ने भी पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाने के कारण वो एनर्जी का इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। ये बात यहां तक पड़ी। अब हम एक और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसकी पढ़ने जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट थ्योरी है ये लेफ्ट और राइट थ्योरी बहुत यूजफुल है। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की होती है, जैसे ईओवी में जब ईओवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ईओवी में जब हम लगाते हैं तो मास्टर पॉइंट मेल में मास्टर पॉइंट लेफ्ट में लगता है और कपल पॉइंट राइट में लगता है। इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करके रखिए और इसको रिपीट करते रहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये इन्होंने स्पेशली मेंशन करा है इसमें कि मेल में लेफ्ट साइड में मास्टर पॉइंट रहता है और कपल पॉइंट राइट साइड में रहता है, जबकि फीमेल में मास्टर पॉइंट राइट साइड में रहता है और लेफ्ट में वो कपल पॉइंट रहता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपका टाइम काफी जाएगा। LU7 राइट में और लेफ्ट में K6 लेंगे अपन। तो मेल में राइट में मतलब फीमेल में अपन लेंगे LU7 राइट में और K6 लेफ्ट में, यदि हमको कंसेप्शन वेसल के पॉइंट ऑफ व्यू से या उससे संबंधित प्रॉब्लम को ट्रीट करना है तो। और इसी प्रकार मतलब सभी उसमें होता है, चारों मतलब यिन और चारों यांग में अपन इसी प्रकार ट्रीट करेंगे कि जो मेन वेसल है उसका मास्टर पॉइंट लेंगे, वो मास्टर पॉइंट को मेल में हम लेफ्ट साइड में यूज करेंगे और कपल पॉइंट को राइट में करेंगे, जबकि फीमेल में हम राइट में मास्टर पॉइंट और लेफ्ट में कपल पॉइंट यूज करेंगे। फिर जब अप्लाई करने का तरीका होता है, अप्लाई करने के तरीके में हमको देखना है कि हमेशा मास्टर पॉइंट सबसे पहले अप्लाई किया जाता है, उसके बाद फिर कपल पॉइंट अप्लाई करते हैं। आपको 2 करना है, जैसे अभी मैं LU7 K6 का ही लूंगी। कंसेप्शन वेसल के तौर पे अगर हमको करना है इसको यूज, तो हम पहले LU7 अप्लाई करेंगे, बाद में K6 अप्लाई करेंगे। पर यही अगर हमको ट्रीटमेंट यिन हील वेसल के हिसाब से देना है तो उसमें K6 पहले अप्लाई होगा और LU7 बाद में अप्लाई होगा। और जब ये पॉइंट्स निकाले जाते हैं तब भी रिवर्स क्रम में निकाले जाते हैं। हमको सर ने पढ़ाते में बहुत अच्छा एक वो दिया था एग्जाम्पल, साइकिल पे आप बैठेंगे तो चलाने वाला सबसे पहले बैठेगा और उसके बाद जो उसके पीछे की सवारी है वो बैठेगी। और मान लीजिए ट्रिपल सवारी है, जैसे इसमें ट्रिपल सवारी जी क्लेफ्ट पॉइंट है, तो ट्रिपल सवारी है तो वो उसके बाद बैठेगी। और जब उतरते हैं हम, बंद होती मोटरसाइकिल, तो सबसे पहले जी क्लेफ्ट पॉइंट उतरेगा आखिरी सवारी, उसके बाद बीच वाला उतरेगा कपल पॉइंट और उसके बाद मास्टर पॉइंट निकलेगा। ये इसका क्रम होता है निकालने का। अप्लाई करने में जैसा करते हैं उसका रिवर्स सम उसमें करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम योग में आसन करते हैं तब भी हम जिस क्रम में जाते हैं उसके विपरीत क्रम में लौटते हैं। जिस अपन मसल को सबसे पहले
स्ट्रेंथन करते हैं उसी को सबसे पहले आखिरी में सबसे शिथिल करते हैं। उसी प्रकार की ये चीजें होंगी कि जो सबसे पहले अप्लाई किया है वो सबसे आखिरी में निकलेगा, और मास्टर पॉइंट सबसे पहले अप्लाई होता है और सबसे आखिरी में निकलता है। फिर इन्होंने एक चीज और बोली है कि जो ऑर्डिनरी डिजीज होती है उसमें केवल मास्टर पॉइंट अकेला काम करता है। मैंने आपको एकदम शुरुआत में कहा था कि इसके मास्टर पॉइंट भी इतने पावरफुल होते हैं कि वो अकेले ही पूरे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट में वो असर कर जाते हैं। तो सिंपल अगर ऑर्डिनरी डिजीज है तो केवल मास्टर पॉइंट से ट्रीट हो सकती है। अगर क्रॉनिक है तो हमको मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट दोनों लगाने होते हैं अफेक्टेड साइड में, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि अगर बीमारी बार बार रिकर हो रही है तो हम उसका जी क्लेफ्ट पॉइंट भी यूज करते हैं। अब आप एक एग्जांपल इसमें जो दिया हुआ है ये आप नीचे देखिएगा उसको। जैसे इन्होंने बोला है गवर्निंग वेसल के लिए ट्रीटमेंट ऑन गवर्निंग वेसल शुड बी गिवन एज अंडर। ये देखिए आप इसमें दिया है, सामने एग्जांपल है उसी को देखिए। जैसे वीमेन में बन कर रहे हैं अप्लाई, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि मास्टर पॉइंट जो है गवर्निंग वेसल का है SI3 और ये मास्टर पॉइंट है, इसलिए सबसे पहले मास्टर पॉइंट होगा और वो होगा फीमेल है इसलिए राइट साइड में होगा। उसका कपल पॉइंट है UV62 वो लेफ्ट में होगा। अब देखिए आप यहाँ पर ये स्पेशली ये एग्जांपल बहुत अच्छा है इसलिए कि जब लेडीज का उपचार होता है तो आपने देखा, जैसे कल सर बोल रहे थे तब आपने ध्यान दिया होगा, और अपने को हमेशा ये बात बोली जाती है कि आपका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट होना होता है उसमें सबसे पहले आपको नाभि देखना चाहिए। कल हमने उसकी क्लास अटेंड करी थी आयुर्वेद की, उसमें भी यही चीज बोली गई थी कि सबसे पहले आप नाभि देखिए, नाभि के बाद में आप कॉन्स्टिपेशन या वो देखिए, पर उसके पहले आप सर ने बोला था आपको कि गायनिक कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले आप देखिए, क्योंकि वो अपने आप में ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती हैं जो दूसरी कई प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं, और कई बार इनके ट्रीटमेंट से इतना आराम पड़ जाता है कि बाकी सारे जो वो है प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे अनिल सर बोलते हैं ना, एक साधे सब सधे, वो वाली चीज आती है। तो वह आप ये चीज कर सकते हैं कि इसके साथ में जब लेडीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको LU7K6 भी लेना है। पर अभी हम चूंकि इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं गवर्निंग वेसल का, तो इसके साथ में हम अटैच कर रहे हैं उसको। अब GV3 लेफ्ट एंड राइट, ये गवर्निंग वेसल के उपचार के साथ कंसेप्शन वेसल का उपचार भी किया जाता है, जैसा मैंने ये चीज बताई थी। यही बात इन्होंने करी है कि इसी ऑर्डर में पॉइंट लगाना है और रिवर्स में पॉइंट को निकालना है। जेंट्स में यही चीज उल्टी हो गई है इसको, और इसमें इन्होंने LU7K6 यूज नहीं करा है। अब इन्होंने एक चीज और कही है, अपन निडिल का ट्रीटमेंट करते नहीं है इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगी। यहाँ इन्होंने कहा है कि बियोल मैग्नेट्स भी यूज कर सकते हैं, ये होते बहुत कम है। EOV में विशेषता यही है कि ये क्लासिकल होते हैं, और क्लासिकल भी बड़े अप्रोचेबल पॉइंट्स हैं। सिर्फ हथेली में यहाँ तक आते हैं पॉइंट्स, और पैर में आपके टखने के वहां तक आ जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स बड़े इजीली अप्लाई करे जा सकते हैं। इसमें ये पॉइंट्स में ये प्रॉब्लम कहीं नहीं है कि ऐसी जगह है कि हम क्लासिकल में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये क्लासिकल में ही किए जाते हैं। पर इन केस आपको बियोल में करना हो तो आप वहां पर मास्टर पॉइंट करेंगे नॉर्थ पोल, मतलब वहीं पे बात आई है कि टोन करेंगे मास्टर पॉइंट और सीडेट करेंगे हम बियोल पे ही कपल पॉइंट, और पहले मास्टर पॉइंट अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम कपल पॉइंट अप्लाई करेंगे, और निकालते समय कपल पॉइंट पहले निकालेंगे और मास्टर पॉइंट बाद में निकालेंगे। मैग्नेट के साथ साथ हम अगर सीड्स यूज करते हैं तो उसमें भी यही फॉर्मूला लागू होएगा आपको लगाना और निकालने का। स्टार मैग्नेट्स भी यूज हो सकते हैं इसके अंदर, पर उसमें भी यही पॉइंट आएगा कि मास्टर पॉइंट पहले और वो कपल पॉइंट पे सीड मैग्नेट या स्टार मैग्नेट यूज करना है, वो बाद में करेंगे। फिर एक है चक्र से भी ट्रीटमेंट बताया इन्होंने, मास्टर पॉइंट बीच में है और उसके आसपास एक स्टार, जैसे अपन आजकल क्लस्टर यूज करते हैं उस टाइप का इसका यूज बताया है, तो उसमें मास्टर पॉइंट टोन हो जाता है इस तरीके से करने में। फिर यहाँ पर इन्होंने ये चीज बोली है, थर्ड पॉइंट अपन ने जो ये मस्कुलर स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम के लिए बात करी थी, अब इसमें करते हैं ऑर्डिनरी डिजीज में मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट जिस साइड में प्रॉब्लम है, मान लीजिए राइट साइड में प्रॉब्लम है तो मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट दोनों राइट साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मेनली जो आपको करना होता है, अगर होल बॉडी के लिए आप करते हैं तो आप ऐसा एक्सिस बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं इन द सेंस कि
राइट में अगर आपने मास्टर पॉइंट अप्लाई किया है तो लेफ्ट में आप कपल पॉइंट अप्लाई करते हैं, या लेफ्ट में मास्टर पॉइंट करा है तो कपल पॉइंट आप राइट में करते हैं। लेकिन इन केस आपको एक ही साइड में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, ये पूरी बॉडी का बैलेंस था, अगर एक ही साइड में आपका इम्बैलेंस हो रहा है तो आप एक ही साइड में मास्टर और कपल पॉइंट यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज के अंदर मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट दोनों साइड बॉडी में लगाए जाते हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा कि राइट में फीमेल के और लेफ्ट में मेल के वो लगाना है, पर अगर क्रॉनिक है ऐसी बीमारी तो फिर उसको दोनों जगह अप्लाई किया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत जल्दी जल्दी करा है, मैं थोड़ा सा टाइम और चाह रही थी पर वो नहीं हो पाएगा, क्लास खत्म होने का टाइम आ रहा है। अब मुझे आप बताइए कि बहुत बोरिंग सेशन था, मैं समझती हूँ इसको, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने मतलब आप समझिए कि 3 घंटे का मैंने 1 घंटे में समाप्त किया है, इसलिए आपको बहुत मजा तो आएगा नहीं, क्योंकि बहुत एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड से, और नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है, उस पे सब्जेक्ट भी नया है और टॉपिक भी उसमें एकदम नया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई। वही अब जब आप कंसेप्शन वेसल और ये सब जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये जो एक थोड़ा सा मतलब प्लेटफॉर्म बन गया है तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। पर इसको मेरा आपसे निवेदन ये है कि इसको आप पढ़ना जरूर, क्योंकि अगर आपने ये फर्स्ट लेसन पढ़ लिया तो आप काफी कुछ आगे समझ पाएंगे। और बहुत प्यारा इसका रिजल्ट है। मैं सिर्फ एक चीज करके समाप्त करूंगी कि इसका मैंने माइग्रेन में यूज किया हुआ है, इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला है माइग्रेन में। सिर्फ मतलब इसमें ऐसा है, माइग्रेन में है कि लो बीपी है अगर तो उसके साथ माइग्रेन हो तो क्या करना है, हाई, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो इस माइन्यूट डिफरेंसेस के साथ जब हमने उसके सिम्टम्स को देख के और जब करा तो GB41 और TW5 सिर्फ इस पॉइंट के अप्लाई करने से इतना भीषण माइग्रेन था उस लेडी को कि उसको 20 वॉमिट्स होते थे। जब उसका माइग्रेन शुरू होता था तो 20-20 वॉमिट होते थे और वो लस्त पड़ जाती थी, दूसरे दिन बिस्तर से उठने की स्थिति में नहीं रहती थी, इतना सीवियर माइग्रेन होता था। और उसको सिर्फ 2 पॉइंट से GB41 और क्या बोलते हैं TW5 से फर्क TW5 पड़ गया। तो बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं, अप्लाई करेंगे आप तो आपको इसका अंतर समझ में आएगा। इसको पढ़िए जरूर, ये बहुत प्यारी चीज है। और इसी में लास्ट में यहाँ पर इन्होंने सिंगल और डबल पॉइंट के 2 पॉइंट वाले बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से ही अप्लाई करके देखिए आप, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें, तो वो करिएगा। बाकी और अगर आपको कुछ पूछना हो, वैसे मैंने इतनी स्पीड से बोला है कि शायद पता नहीं आप लोग कितना समझ पाए, मैं नहीं कह सकती। कुछ किसी को कोई और कंफ्यूजन हो पढ़ना तो पड़ेगा मैम। अगर मैं दूर कर सकती हूँ तो करूँ। हाँ बोलिए। पढ़ेंगे तो नहीं, आपको अभी समझ तो में पढ़ना आएगा। पड़ेगा, बाद और में दूसरी हमें बात जब हाँ हाँ समझ हाँ में हाँ आएगा। नहीं सर ऐसा है कि आप तो रहेंगे, सर तो हैं ही, वो तो परमानेंट अपने टीचर हैं ही जो अपने प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व कर देते हैं। हम भी इतनी बातें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमको पढ़े हुए 2 सेमेस्टर हो गए, तो हमको समझ में आ गया। जितना आपके लिए अभी डिफिकल्ट हो रहा है ना, उतना हमारे लिए भी शुरुआत में जब 4th सेमेस्टर में हमने लिया था और करा था तो हमको भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, पर वो चीज़ जब हमने पूरी पढ़ी तो जब कोर्स खत्म हुआ तो हमको समझ में आ गई वो चीज़। वैसे आपको भी आएगी, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम है तो फिर अरविंद सर तो बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, निरंजन सर बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। कोई भी अपन क्वेश्चन पूछो तो इतना क्विक रिस्पॉन्स सर लोग देते हैं कि मैं अभिभूत हूँ इस बात से, तो कि अपना क्वेश्चन जाता है और उनको जैसे ही टाइम मिलता है अपना प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देते हैं। इस बात के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और निरंजन सर को। सर तो आप इन लोगों की भी प्रॉब्लम्स Thank हैं you, कुछ ma'am. ऐसी अगर तो करूंगी, मैंने मेरी तरफ से भरसा कोशिश करी पर मेरी स्पीड और नहीं, बहुत बढ़िया आपने किया, ज्यादा थी, और मैं ये बहुत समझ रही हूँ। विस्तार से बताया। और शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा है। क्लैरिटी जो थी वो बहुत वो हो गई। अगर ये लोग सुनेंगे दोबारा, जो लोग सुनेंगे वीडियो, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो विजन पूरा चैप्टर 1 का पूरा क्लियर हो गया और उसी हिसाब से आपको यूज करना है। तो ये बहुत अच्छी हमारी ट्रीटमेंट का विधा है ये वाली, स्पेशली जो T6 की है। और ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं। और वही कंसेप्ट वही है, लेडीज में राइट में फर्स्ट शुरू करिए और मेल में जो है लेफ्ट में शुरू करिए। मास्टर और कपल पॉइंट 2 पॉइंट का वो है। और आप देखिएगा सबके बीच में रिलेशनशिप है, ऊपर से नीचे देखिएगा 1 3 2 4 1 3 2 4, फिर
3-1-4-2 ऐसा रिलेशनशिप बनेगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब पॉइंट क्रिएट करिए, और वही मेन चीज ये है कि फर्स्ट आप उसमें लगाइए TCM, मतलब ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसमें लगाइए, तो आपको बहुत ऐसे पॉइंट है कि आप लगा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, और करिएगा। तो इसमें जब आप किताब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें जो डिजीज है उनको पढ़िएगा, उसके आधार पर ट्रीटमेंट शुरू करिए और बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हम लोग जो है खुद पढ़ेंगे, दूसरों को बताएंगे, जो लोग अभी सीनियर हैं वो भी आपस में बताएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप का प्रयोग, जो स्टडी ग्रुप है उनका प्रयोग जो है स्टडी ग्रुप के लिए होना चाहिए, वो उसका प्रयोग एडवर्टीजमेंट के लिए मत करिए, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और उसके लिए मत करिए। जो विधा नई है, जैसे मान लीजिए आपको योग है, उसमें आप बता सकते हैं, क्योंकि योग हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो है वर्चुअली इस रूप में होना चाहिए कि हम लोग स्टडी करके कुछ जान ले, अदरवाइज आप केवल एडवर्टीजमेंट के उसमें रह जाएंगे। तो अच्छी बातें खूब होनी चाहिए, और ज्ञान तभी बढ़ेगा जब आप ज्ञान बांटेंगे। तो खेमका सर का यही सपना है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं को हम पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। हम लोग 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। सर मेरा एक निवेदन था ये कि यदि ये पढ़ लें और मान लीजिए इसमें कोई छोटा मोटा इनकी क्वेरी होती है, तो अभी मैं जब इसकी चरक वाली क्लास लूंगी तो उसमें 10 मिनट के लिए मैं इसको वो कर सकती हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। नहीं, कर लीजिए है ना, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो। और ये जरूर बना लीजिएगा आप, बहुत प्यारी चीज है ये, इससे बहुत जल्दी समझ में आता है। इसको जरूर बनाइएगा डायमंड को, ऐसे पेपर पे